Assalamu alaikum, welcome to Wales Podcast. I am Mohammad Raza Hussain, your host, with yet another episode in which we discuss your preparation for your exams. The CIEs are just around the corner of 2024. So today with me in the studios are the maths faculty at Wales College. I have Sir Asif Intezar and Sir Mansoor. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसके अंदर हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे इस वक्त मैथ्स का अपना पेपर दे रहे हैं ए लेवल्स का AS एंड A2 बोथ, उनके लिए आइडियल स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए टू इम्प्रूव द ग्रेड्स गोइंग फॉरवर्ड। सो विदाउट फर्दर अडू मैं सर आसिफ के साथ ये क्वेश्चन रखता हूँ कि सर वेल्स कॉलेज के अंदर प्री मॉक और मॉक हो चुका है, क्या नज़र आया आपको? सर वही मिक्स्ड रुझान रहा पेपर का कि जो बच्चे शुरू से पढ़ते हुए आ रहे थे, डे 1 से वो कर रहे थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। जिन्होंने मिड टर्म के बाद जागे उन्होंने थोड़ा सा पहले मुकाबले में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया। और जो अभी तक नहीं जाग सके वो एज़ यूजुअल अच्छा ग्रेड नहीं ऑप्ट कर सके, तो ये थोड़ा मिक्स्ड उसमें रहा रिजल्ट के बाद। आपने एक बात बहुत अच्छी की थी, अभी हम जब बात कर रहे थे कि आपने कहा कि बच्चों का एक सबसे पहला एक रिस्पॉन्स होता है कि मुझसे सिली मिस्टेक्स हो गई। जी जी, ज़रा उस पर एलैबोरेट करें। सर बेसिकली जब कोई भी टीचर जब पेपर्स हो जाते हैं और पेपर होने आने के बाद जब पेपर्स हैंड ओवर किए जाते हैं और बच्चा उसको देखता है और वापस आता है टीचर के पास, तो एक सेंटेंस वो हमेशा बोलता है कि सर मुझसे तो सिली मिस्टेक्स हो गई, वरना तो मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे, कोई ऐसा मसला नहीं था और मैंने तो सही कर परफॉर्म कर देना था। अगर मैं ये सिली मिस्टेक्स नहीं करता तो मेरा ख्याल में मेरा C नहीं, मेरा A या A स्टार आना चाहिए था। तो वो जो सिली मिस्टेक्स हैं उसको अगर हम देखते हैं, उसको हम ओवरकम कर लेते हैं, तो फिर हम काफ़ी अपना वाकई में ये चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, अपना अच्छा ग्रेड अपना मैनेज कर किया जा सकता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी हम बात करेंगे। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो एग्ज़ाम प्रेशर है। दूसरा टाइम प्रेशर है कि विद इन सर्टेन फ्रेम ऑफ टाइम आपने अपना वो पेपर कंप्लीट करना है। अगर वो बच्चा उसका हैबिचुअल नहीं है, वो ज़्यादा ईयरली करके नहीं आया, टाइम फ्रेम के अंदर नहीं आया, एग्जामिनेशन कंडीशन के ऊपर करके नहीं आया, तो वो वहाँ पर जाकर स्ट्रगल करता है। दूसरा आता है कि क्वेश्चन को रीड नहीं किया सही से, अंडरलाइन नहीं कर रहा कीवर्ड्स को, कमांड वर्ड्स को नहीं देख रहा, डेटा को कहीं प्रॉपरली एक जगह नोट डाउन नहीं कर रहा, फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूले के लिए वो MF19 को फॉलो कर रहा है, वहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक्स के आ रहे हैं कि कैलकुलेशन में उसने 2 × 4 किया तो 8 की बजाय 7 कर दिया, या 3 2 जहन में 5 आ रहा है, हालांकि होना चाहिए 3 2 6 हो जाए। बच्चे को टेबल सही से याद नहीं है, तो वो ये सारा टाइम आप वहाँ पर सेव कर सकते हैं अगर कुछ चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह से मैथ्स के अंदर जो है वो कवर कर लें, प्रैक्टिस कर लें। टेबल्स अगर आपको याद हैं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कैलकुलेटर की, कैलकुलेटर को पिक करना, उठाना, फिर उसके बाद सॉल्व करना, फिर रखना, इसमें भी टाइम आपका कंज्यूम हो जाता है। यानी जो सिंपल आपकी कैलकुलेशन है जिसमें आपको टेबल्स है 9 8 अब उसके लिए बच्चा कैलकुलेटर उठा रहा है 9 8 72 और उसके बाद 72 की बजाय भी 27 लिख रहा है, ठीक है। तो वो ऑब्वियस ही बात है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। और इसके अलावा भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं आपके पास जो इसके अंदर सिली मिस्टेक्स वो करता है और उसकी वजह से उसे तकरीबन 10 to 15 मार्क्स जो हैं वो लूज कर देता है, जिसकी वजह से एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड के अंदर ऑलमोस्ट यही 10 to 12 मार्क्स होते हैं जो कि A वाले बच्चे को B में लाकर खड़ा कर देते हैं और B वाले बच्चे को C में लाकर खड़ा कर देते हैं। तो मेरे नज़दीक ये सबसे मेजर पॉइंट है कि बच्चे को अपनी सिली मिस्टेक्स के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर कवर करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। सर मंसूर, आप क्या वो की मिस्टेक्स देखते हैं जो बच्चा इस वक्त कर रहा है P1 और S1 दोनों मिला के? व्हाट इज द अंडरलाइंग थीम जहाँ पे बच्चा इज मेकिंग अ मिस्टेक? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अब टाइम है स्टूडेंट का बहुत लिमिटेड। लेट्स से द स्टूडेंट जस्ट हैज़ 30 days, तो अब स्टूडेंट को विदाउट एनी डाउट बहुत स्मार्टली जो है अपनी टाइमलाइन को मैनेज करना पड़ेगा, जिसमें डेफिनेटली P1 और S1 को इक्वली ही टॉपिक्स को डिवाइड करके उनको देखना पड़ेगा। मैं इस वक्त कह रहा हूँ जो इस वक्त वो कर चुका है, तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जैसे सर ने कहा कि सिली मिस्टेक्स हैं, आपके ख्याल से इस वक्त जो पेपर बच्चा दे रहा है उसमें मिस्टेक्स क्या हैं? अभी जो करंट उन्होंने मॉक्स दिए हैं उसमें क्या मिस्टेक्स हाईलाइट हैं? देखिए, उसमें क्लियरली 2 ही मिस्टेक्स होती हैं। जैसे सर ने एक सिली मिस्टेक की एग्जांपल दी कि स्टूडेंट सारा टाइम इतना एग्जाम प्रेशर में अगर अटेम्प्ट करे अपना एग्जाम के, एक हाथ में कैलकुलेटर डेस्क पर रख ही नहीं रहा और कंटिन्यूस उसके हाथ में 1 hour प्लस कैलकुलेटर को कैरी करके बैठा हुआ है। ऑल्दो मोर देन 1 hour उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर तो सिर्फ एक टूल है जो आपको लास्ट मार्क यूजुअली हर पार्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट मार्क रिवॉर्ड करने में आपको हेल्प करता है।
तो फर्स्ट 3 मार्क्स, फर्स्ट 2 मार्क्स तो आप बेसिकली और मेथड मार्क्स, Right. जिसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स काउंट होंगे, जिसमें आप कुछ सब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट अगर कैलकुलेटर कैरी करके बैठा हुआ है कंटिन्यूसली फॉर्मूला शीट को, जैसे सर ने मेंशन किया कि रिपीटेडली उसको रेफर कर रहा है, तो स्टूडेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, या फिर द स्टूडेंट इज कंटिन्यूसली वेस्टिंग देयर टाइम। तो इसमें स्टूडेंट को यही करना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट के फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, कि उसको फॉर्मूला शीट को भी लिमिटेड रेफर करना हो, कैलकुलेटर को भी माइंड में रखें कि इट इज़ जस्ट अ टूल टू सिक्योर द लास्ट फ्यू मार्क्स ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द एग्जाम। तो ये 2 मेजर एलिमेंट्स हैं विच आई वुड से। एंड देन अगेन, जैसे कि सर ने टाइम मैनेजमेंट की बात की, तो ड्यूरिंग द एग्जाम एज वेल क्वेश्चन को रीड करने पे भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स अगर इस किस्म की मिस्टेक, जैसे सर ने कहा कि डिजिट्स को ही स्वैप कर देते हैं समटाइम्स, या पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू की मिस्टेक कर देते हैं, तो स्टूडेंट डेफिनेटली 4 लाइन की अंडरस्टैंडिंग में भी मिस्टेक करता है। Absolutely. तो मेथड भी उसका इवेंचुअली द मेथड इज आल्सो लॉस्ट। So the student needs to read the question carefully again and again, because again this varies from student to student. Not every student will be able to grasp everything right after reading it just one time. तो definitely majority students को double triple time उसको read करके analyze करना पड़ेगा question को। सर मंसूर ने 30 डेज का जिक्र किया कि उसके पास 30-35 डेज हैं, आप अग्री करते हैं कि उसके पास 30 डेज हैं? नहीं सर, कम्प्लीटली एग्री नहीं करता मैं कि 30-35 डेज हैं। लिटरली है लिटरली हैं, आप कह सकते हैं कि वो नंबर्स में तो हैं, Right. ठीक है, नंबर्स में तो चले हैं कह सकते हैं, लेकिन वो अगर फैक्ट्स को देखें, अगर हम उसमें ईद की छुट्टियां माइनस कर दें और ईद से पहले 2 दिन ईद की प्रिपरेशन के भी माइनस कर दें, फिर उसके बाद पोस्ट ईद उसको भी अगर हम Celebration. थोड़ा सा सेलिब्रेशन जो होती हैं उनको भी ले लें, कि जो हम सेलिब्रेट करते हैं मुख्तलिफ दोस्तों के साथ भी और एक फैमिली के साथ भी, तो मेरे ख्याल में हार्डली हमारे पास 20 से 25 डेज हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपने ये कवर करना है, अपना सिलेबस कवर करना है। अब इस 25 डेज को बच्चा यूटिलाइज कैसे कर सकता है? मेरे ख्याल में अभी भी काफ़ी उम्मीद है, और वो बच्चा जो कि इस वक्त सी के ऊपर खड़ा हुआ है और सी ग्रेड उसने ले लिया है मॉक के अंदर, वो भी बच्चा अपना कम से कम बी तो कर ही सकता है, अगर ए नहीं तो कम से कम बी पर पहुंच सकता है। उसके लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि वो कर सकता है। नंबर 1 ये कि सबसे पहले तो वो ये हाईलाइट करे कि अगर ये मॉक्स जो उसके हुए हैं उसके अंदर उसने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, कौन से टॉपिक उसका वीक रहा, कौन सा टॉपिक उसका स्ट्रॉन्ग रहा, तो वीक टॉपिक को वो पहले क्विकली जो है वो एक रिव्यू दे, जो हमारी PDF नोट्स हैं उसको फॉलो करे, उसमें सारी वैरायटीज़ देखें, क्योंकि हम जो लेक्चर्स दे रहे होते हैं तो उस लेक्चर के अंदर तमाम वैरायटी एक टॉपिक से रिलेटेड करवाते हैं, तो क्विक वे में उसको रिव्यू कर लें, और उसके बाद करने के बाद विद इन अ वीक करने के बाद या 2 और 3 डेज़ के अंदर तमाम अपने टॉपिक्स जो वीक टॉपिक्स हैं उसको कवर करने के बाद वो ईयरली के ऊपर आए, ईयरली परफॉर्म करे। और ईयरली ऐसे नहीं परफॉर्म करे कि बस मुझे ईयरली करना है, उसके अंदर अम्मी भी आवाज़ दे रही हैं, बेटा ज़रा दही ले आना ज़रा मुझे, ठीक है, और उसके बाद आप काम करना है, तो कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। होना ये चाहिए कि प्रॉपर आपका एग्जाम एनवायरनमेंट हो, जिसके अंदर आप पेरेंट्स को बोलें कि यहाँ पर, और डोंट डिस्टर्ब का एक बोर्ड लगाएं बाहर कि इस वक्त मैं एग्जाम कर रहा हूँ। उस वक्त आपका मोबाइल भी आपके पेरेंट्स के पास होना चाहिए, आपकी कोई भी डिस्ट्रैक्शन डिवाइस है वो आपके पास वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, अगर आप पानी आपको रखना है पानी रख लें, चाय रख लें, जो भी आपको सांस से रखना है, जो भी आपके रख सकते हैं अपने लिए, रोज़े की हालत में नहीं कीजिएगा वरना रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। तो ये बहरहाल ये सी चीज़ें करें और एग्जाम एनवायरनमेंट में करें। जैसे अगर आपका पेपर 9 से 10:50 तक का है, मैं बात कर रहा हूँ P1 के पेपर की, तो आप 9 से 10:50 को उसी वक्त उसी टाइम में अगर करेंगे तो ज़्यादा आप अच्छी तरह से उसको एग्जाम कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। वो पेपर करें, उन पेपर्स को करने के बाद फिर उसको MS से रिव्यू करें, उसके अंदर से अपने मार्किंग करें, थ्रेशोल्ड से उसको कंपेयर करें कि आप इस वक्त कौन सा ग्रेड ले रहे हैं। फिर आपके अंदर उसके अंदर वीकनेस क्या है उसको एनालाइज करें, और एनालाइज करने के बाद उस वीकनेस के ऊपर काम करें थोड़ा सा, दोबारा से उस वैरायटी के क्वेश्चन 1-2 और कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर पिक करें। इस तरह से करते हुए उस वक्त तक करते रहें, जैसे लाइक P1 का थ्रेशोल्ड जो है वो नॉर्मली जो है 60+ होता है, 60, 61, 62, 63 ये आपके पास होता है। तो इफ़ यू आर गेटिंग 65 मार्क्स प्लस, तो देन इट मीन्स के यू आर ओके, अच्छी चीज़ चल रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इफ़ यू आर गेटिंग less than 60 marks, it means you are lying in the B grade region or C grade region if you are getting 45 or 50 marks.
तो इसके ऊपर फिर काम करने की जरूरत है। तो आप ईयरली के ऊपर फोकस करते जाएं, उस वक्त तक पेपर की प्रैक्टिस ना छोड़ें जब तक कि कॉन्सेक्यूटिव आपके 5 to 7 पेपर्स के अंदर 65 प्लस ना आ जाए। एटलीस्ट अभी हम जो टाइम फ्रेम हमारे पास है उसके अंदर ये काम कर सकते हैं। पेपर 1 आप होता है और आपका S1 होता है, दोनों का आपने कहा था कि उसको टैकल करने के तरीके अलग होते हैं। जी जी। आपने कहा था कि पेपर 1 के अंदर जो है वन ऑफ द की फैक्टर इज दैट द चाइल्ड डज नॉट रीड the question properly. Is that so? In S1. In S1. In S1. In S1. S1 के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है। Right. मेरे नज़दीक S1 के अंदर असल में S1 होता है बिल्कुल समझ लें जिस तरह से आपका T20 क्रिकेट का मैच होता है। ठीक है, आपका जो मैच है वो लास्ट ओवर में भी स्विच कर जाता है, एकदम से Right. बिल्कुल हो जाता है और स्विंग कर जाता है इधर से उधर। इसी तरह से बिल्कुल आपका S1 का पेपर है। S1 के पेपर में जो की है ना बच्चे के लिए, मेरे नज़दीक जो की है वो ये है कि बच्चा प्रॉपरली क्वेश्चन को रीडिंग के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। 1 hour 15 minutes हैं, you have to do on an average 7 questions, ठीक है। तो 7 questions में स्पेशली जैसे PNC का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है, स्पेशली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसके अंदर रीडिंग करते हुए यानी क्वेश्चन का अगर टाइम 10 मिनट आपको एलोकेट है इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप इसमें से 5 मिनट आप लगा दीजिए किसके ऊपर, रीडिंग के ऊपर, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अगर आपने ये टाइम नहीं स्पेंड किया तो आप आगे जा, क्योंकि कैलकुलेशन वहां पर बहुत थोड़ी सी होती है, मुश्किल से आपको उसमें लिखने में ना 1 से 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। PNC एक टॉपिक है और बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। उस टॉपिक के अंदर हार्डली अगर आप 9C4 ये लिखते हैं तो यू विल गेट 4 मार्क्स। अब मुझे बताइए 9C4 लिखने में how many seconds are required? Right. Just 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, right? तो 8 मार्क्स आपको लेने के लिए मुश्किल से within 30 seconds आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन ये कब करेंगे? जब आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से ग्रैब किया होगा, रीड किया होगा, समझा होगा, कॉन्सेप्ट से टैली किया होगा कि मैंने क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट सीखे थे या ईयरली करते हुए जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उसको मैं यहाँ पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 50% या 60% भी अगर आपको S1 के अंदर रीडिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन को समझने के ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ जाए, आप कीजिए, लाजमी आपके लिए, आप करें, कोई मसला नहीं है, टाइम कहीं भागा नहीं जा रहा। लेकिन वंस यू हैव डन इट तो आपके पास मुश्किल से 1 से 2 मिनट होंगे उसको सॉल्व करने के लिए, आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। दूसरा, S1 के अंदर अगर बच्चे को स्मार्टली कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आना चाहिए। खासतौर पर मैं बात करूंगा दूसरे जो कैलकुलेटर मार्केट के अंदर आए हुए हैं, क्लासविज है, बाकी कैलकुलेटर्स हैं, आप इनको सही से यूज़ करना सीखें, सही से उसको करें। अच्छा, एक और जो कॉमन मिस्टेक P1 में होती है, मैं P1 की साथ साथ बात करता चलूँ। P1 के अंदर सर्कुलर मेजर का एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको अपना कैलकुलेटर रेडियन मोड में रखना होता है। अगर आपने एक सर्कुलर मेजर के बाद ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन किया जिसके अंदर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन किया जिसमें आपके पास डिग्री के अंदर वो है, अब आपने मोड चेंज किया हुआ है सर्कुलर मेजर के अंदर रेडियन में और आप जा रहे हैं किसके अंदर, डिग्री के अंदर, लेकिन आपका कैलकुलेटर वहीं पर भी रखा हुआ है। अभी मेरे साथ इस वक्त जब मैंने मॉक चेक किया P1 के अंदर तो बहुत सारे बच्चों ने बावजूद इसको कि उनको बार बार ये बात बताई गई थी कि मैंने जब सर्कुलर मेजर का चैप्टर पढ़ाया था सबसे बड़ी चीज एक लिखी थी वहां पर कि बेटा सर्कुलर मेजर के अंदर कैलकुलेटर रेडियन मोड में होना चाहिए, होना चाहिए। सबसे पहला काम, सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, आपने कुछ नहीं करना, उसे आगे भी नहीं पढ़ना, आपने उठाना है कैलकुलेटर, फॉर्म मोड को चेंज करना। इसी तरह से फौरन बाद अगर उसका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को और उसके अंदर अगर आपको लिमिट्स जो हैं वो डिग्री में दी हुई हैं, तो आपने फौरी तौर पर पहला काम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इवन रीड करने से पहले आपको सिर्फ नजर आ जाएगा डिग्री में, आपने फौरी तौर पर कैलकुलेटर का मोड चेंज करना है। ये चीज़ें। दूसरी मैं बात कर रहा था S1 में कैलकुलेटर की, कि अगर आप S1 के अंदर अच्छी तरह से कैलकुलेटर यूज़ करना जानते हैं, आप यकीन करें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जब मैं S1 के अंदर कैलकुलेटर यूज़ करना सिखाता हूँ तो वो जो दूसरे स्टूडेंट, हम जब शुरू में बात कर रहे होते हैं बच्चों से कहते हैं कि बेटा क्लासविज कैलकुलेटर परचेज कर लो इफ़ यू कैन, वरना हो तो ये पुराने वाले मॉडल से भी हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वो कहते हैं सर क्या जरूरत है जब हो जाएगा तो करने की। मैंने कहा बेटा ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट इन S1, जब S1 आएगा तो हम बात करेंगे। और जब हम S1 के अंदर उन्हें कैलकुलेटर के मुख्तलिफ फंक्शंस के सीक्रेट्स रिवील करते हैं जब सामने, तो जो पुराने वाले कैलकुलेटर्स हैं, जो कि पुराना वाला मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इवन मैं कहता भी हूँ कि बेटा जेलस नहीं होना, लेकिन इन बच्चों से इनके पास ये कैलकुलेटर है, उनसे जेलस नहीं होना, बल्कि उसको अगर कर सकते हो, अभी भी मैं टाइम है, कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम से 1 महीना पहले नहीं लेना, क्योंकि 1 महीने पहले में आपके पास कैलकुलेटर के सारे फंक्शंस को प्रैक्टिस करने के लिए इतना टाइम नहीं होगा, तो फिर आप जो है ना वो ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ठीक है, तो ख्याल करें
इस चीज़ को स्मार्टली इस्तेमाल करें। तो जो बच्चे कैलकुलेटर अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानते हैं, जो बच्चे अच्छी तरह से S1 के अंदर क्वेश्चन को रीड करके उसकी टेक्निकलिटीज़ को, उसके कॉन्सेप्ट को समझ कर काम करते हैं, तो हार्डली उनको 50 मिनट्स लगते हैं वो 7 क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसके बाद भी उनके पास 20 मिनट्स होते हैं कि आप आराम से अपनी मिस्टेक्स को भी वहाँ पर देख सकते हैं। राइट, मेरा ये सजेशन। आई विल बी रैपिंग दिस अप। मेरा आज का दिन जो बच्चा है, मुझे क्या करना चाहिए फ्रॉम डे वन नाउ दैट आई हैव दिस मेनी डेज? आई थिंक सर ने वैसे ईयरली पास पेपर्स के रिस्पेक्ट से तो टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव और मार्क्स 60+ ब्रैकेट में अगर आप ए ग्रेड को एम करें उसके लिए तो बहुत अच्छी तरह गाइड कर दिया। 5 to 7 पेपर्स आप एटलीस्ट करें, उसको इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएं, 9 पेपर्स पे लेके जाएं, 12 पेपर्स पे लेके जाएं। बट उसको स्टार्ट करने से भी पहले स्टूडेंट का जो टॉपिकल पासिबल्स का टाइमलाइन है वो तो अब जा चुका। अब वो बैठ के सारे टॉपिकल पासिबल्स जो उसको पिछले प्रीवियस 7 मंथ्स में करना था वो अब नहीं कर सका, नहीं कर सकता। तो अभी भी उसके पास एक चांस ये है कि उसके पास जितने भी अपने क्विज पेपर्स हैं, जितने उसके पास टर्म पेपर हैं, मिड टर्म का पेपर है, प्री मॉक का पेपर है, उनको भी थॉरली एक दफ़ा रिव्यू कर सकता है। इट विल हार्डली टेक 2 days अगर बच्चा स्मार्टली भी उसको एनालाइज करे कि व्हाट वर द मिस्टेक्स दैट द स्टूडेंट्स वर कमिटिंग इन दोज पेपर्स। तो अगर इसको भी हम कलेक्टिव देखें तो आई थिंक 9 to 10 फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशंस बच्चे के पास होती हैं। बिल्कुल। तो उसको भी अगर वो उसको ओवरव्यू एक दफ़ा प्रॉपर्ली करके ईयरली पास पेपर्स पे जाता है तो भी स्टूडेंट बहुत कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकता है। क्योंकि अगर 10 एग्जामिनेशन में रिपीटेडली डिफरेंट मिस्टेक्स हाईलाइट हो रही हैं तो डेफिनेटली आप उसको ओवरकम कर लेते हो फिर ईयरली पास पेपर्स में। बट देन अगेन इट रिक्वायर्स फोकस इन ऑर्डर टू रिव्यू एवरीथिंग। लास्ट क्वेश्चन, क्या मेरे पास टाइम है अपने ग्रेड को इम्प्रूव करने के लिए? डेफिनेटली आप कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे आपके पास एक दिन क्यों न रह जाए, एक दिन भी क्यों न रह जाए, करना चाहिए। गो अहेड। तो इस वक्त जो है वो ये कि जो भी अब चीज़ें हमने हाईलाइट की हैं इस पॉडकास्ट में और जो भी आप लोगों ने क्लास के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बताया होगा, उसको स्टूल बना के, उसको बेंचमार्क बनाकर उसके ऊपर मेहनत करके बिल्कुल बच्चा अपना ग्रेड कर सकता है। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर द पेरेंट्स? यस, मेरा स्टूडेंट से ज़्यादा पेरेंट के लिए एक मैसेज है कि आप लोग 2-4 काम ज़रूर करें। एक तो ये कि बच्चे के जब कॉलेजेस स्टार्ट हों, जब हम AS1 बच्चा आता है उसका कंप्लीट स्केड्यूल आपके पास होना चाहिए। राइट। उसकी अगर ऐप के थ्रू उसकी कोई परफॉर्मेंस आ रही है उसके ऊपर आपकी निगाह होनी चाहिए। आपका बच्चा किन किन एक्टिविटीज़ में कॉलेज में मौजूद है, किस में नहीं है, कौन सी आपके पास प्रोडक्टिव हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से फ्रेंड्स उसके साथ बन रहे हैं, उसका बिहेवियर चेंज तो नहीं हो रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि O से A के अंदर बच्चा आकर अपने साथ को समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ तो वो मैं बड़े बड़े दोस्त भी बनाऊंगा। तो अर्ली एज के अंदर बड़े दोस्त बनाना भी एक तरह मुश्किल काम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर निगाहें रखें और उसके बाद अपने बच्चों को फ्रेंडली उनके साथ डेली टू डेली बेसिस के ऊपर उनकी क्लास एक्टिविटीज़ को डिस्कस करें कि आज क्लास में तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो बच्चा ज़रूर कुछ ना कुछ बताता है, कब तक वो झूठ बोलेगा, एक हद में कुछ ना कुछ सच उसके मुंह से निकलेगा। वहाँ से आपने अपना अलार्म जो है ना वो रेड लाइट अपनी जला लेनी है कि ये काम मेरे बच्चे को नहीं करना चाहिए। वहाँ से आप उसे करें, कंट्रोल्स अपने पास रखें और बच्चे को जाने दें और उसके बाद फिर आप देखें बच्चा आपका खुद इम्प्रूव करेगा। यही मेरा एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए होगा कि जैसे स्टूडेंट्स यूजुअली जो मेजॉरिटी रिस्पॉन्स हमें मिलता है ए लेवल्स में स्टूडेंट्स का वो यही होता है कि सर ए लेवल्स बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल सिर्फ वो चीज़ है जो आपको नहीं आती। आप जिस दिन उसको करना सीख जाएंगे, जिस दिन आप बोलोगे कि हाँ यार अब तो मुझसे ही हो रहा है, दैट डे द स्टूडेंट का स्टेटमेंट ही चेंज हो जाएगा। वो बोलेगा सर ये तो बहुत आसान है। एब्सोल्युटली, दिस जनरेशन हैज नेवर फेल्ड टू अमेज मी। वो ऐसी ऐसी मुश्किल चीज़ें करते हैं, बैठ के फोर्टनाइट का जो है गेम प्ले एक ही रात के अंदर जो है वो आ जाता है, कॉल ऑफ ड्यूटी के मेडल्स आ जाते हैं। तो बस उस वक्त तक छोड़ते नहीं है जब तक कि जो है ना वो एक पर्टिकुलर स्टेज। एग्जैक्टली माय पॉइंट। वो जैसे आपने गेम की एग्जांपल दी, वो उसको इसलिए इन अ नाइट अचीव कर लेता है क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट मेन आपका यहाँ पर भी यही है। इवन इफ यू हैव students, if you have just 4 weeks left, let's suppose, still if you own your subject, if you own your grades, तो आप improve कर सकते हो, definitely कर सकते हो। Right, with that we will end this podcast. जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है वो इसके साथ कि हमने जितनी बातें की हैं इसके अंदर अगर हम सोचें तो जो टीचर्स जो इस पॉडकास्ट आपको बता रहे हैं उसमें उनको अपना रिफ्लेक्शन भी नज़र आता है कि ये सारी मिस्टेक्स जो हैं वो शायद हमने भी अपने टाइम में की थी किसी न किसी टाइम के ऊपर। आपको इस वक्त बताने का मकसद ये है कि आप हमारी उन सारे एक्सपीरियंसेस से सीखें एंड ट्राई टू अचीव द ग्रेड विच यू रियली डिजर्व, रादर यू डोंट गो एंड गेट स्टक इनटू दोज मिस्टेक्स जिसके अंदर फिर वो रिग्रेट रहे आपको। दिस इज़ अ लर्निंग टूल,
use this as an opportunity to improve, and hoping that this, whatever we discussed today, enhances your grade for the CIEs. I thank my participants for today. Thank you so much. आपने वक्त निकाला. Thank you so much. We will see you next time. This is Mohammad Raza Hussain signing off. Assalamu alaikum.